गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने हॉब्स के सामाजिक समझौते के अंतर्गत प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून इस संदर्भ में चर्चा कर ली थी और यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे कि समझौते का कारण क्या रहा, क्योंकि समझौता प्राकृतिक अवस्था थी और प्राकृतिक अवस्था में कई असुविधाएं थी जिससे मानव अपने हितों को पूरा नहीं कर पा रहा था। और जैसे मैंने आपको बताया कि हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था निरंतर युद्ध की अवस्था थी जिसमें हर व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संघर्ष हो रहा था, तो कुछ ऐसी असुविधाएं थी जो कि समझौते का कारण बनी, जिसके कारण सभी व्यक्तियों ने समझौता किया और एक संप्रभु राज्य की स्थापना करी। तो समझौते के कारण को जब हम देखते हैं तो प्राकृतिक अवस्था में संघर्ष दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। व्यक्ति के जीवन का अधिकार जो था वो खतरे में पड़ रहा था और व्यक्ति अपनी आत्मरक्षण करना चाहता था। इसलिए सभी व्यक्तियों ने ये सोचा कि हम प्राकृतिक व्यवस्था का अंत करके एक संप्रभु राज्य की स्थापना कर ले, जिससे सभी व्यक्तियों का जीवन सुरक्षित रह सके, सबकी आत्मरक्षा हो सके और सभी को जो अनिवार्य जो उनकी आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं वो प्राप्त हो सके। तो इस तरीके से प्राकृतिक अवस्था में कुछ कठिनाइयाँ थी और उन्हीं के कारण मानव ने एक समझौते की बात जो है वो सोची। तो वो सारे कारण जो कि समझौते के कारण जिससे कि संप्रभु राज्य बना वो निम्न है। पहला, प्राकृतिक अवस्था अनवरत युद्ध की अवस्था थी जिसमें एक असुरक्षा का वातावरण था, अराजकतापूर्ण वातावरण था और यह आवश्यक था कि एक ऐसे संप्रभु की स्थापना की जाए जो सबको सुरक्षा कर सके। प्राकृतिक कानून की व्याख्या के लिए यह आवश्यक था कि संप्रभु सत्ता की आवश्यकता हो, संप्रभु सत्ता का निर्माण किया जाए ताकि वो ऐसा संप्रभु हो निरंकुश जो ऐसे झगड़ालू व्यक्तियों को नियंत्रित कर सके। तो ये जो संप्रभु सत्ता थी बच्चों, ये प्राकृतिक अवस्था में नहीं थी। तीसरा, प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों का पालन कराने वाली संस्था का अभाव था। वहाँ पर सत्ता का अभाव था। व्यक्ति प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन कर रहा था क्योंकि वो प्राकृतिक नियमों को नहीं समझ पा रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक नियम अदृश्य थे, वो केवल नैतिकता के आधार पर ही पालन किया जाना संभव था, लेकिन मनुष्यों में नैतिकता थी ही नहीं, वो अनैतिक थे, तो प्राकृतिक नियमों को नहीं समझ पा रहे थे। तो प्राकृतिक नियमों की व्याख्या करने वाली ऐसी संस्था का भी अभाव था। फोर्थ, संप्रभु की स्थापना की इसलिए आवश्यकता थी कि जो भी आदेश हो संप्रभु के, उसके पीछे एक दंडात्मक शक्ति हो ताकि व्यक्ति भय से उसके आदेशों का पालन करे। उसको ये भय रहे कि यदि मैंने इन आदेशों का पालन नहीं किया तो मुझको दंड मिलेगा। तो हॉब्स का उद्देश्य यही था। वो एक व्यक्तिवादी भी था बच्चों हॉब्स, क्योंकि वो व्यक्ति के आत्मरक्षा के अधिकार का संरक्षण करने के लिए समझौता किया व्यक्तियों ने और एक संप्रभु राज्य की स्थापना करी है। और वो संप्रभु राज्य कैसा है? निरंकुश है। तो आप ये समझ सकते हो कि निरंकुश और व्यक्तिवाद दोनों का समागम हमें हॉब्स में दिखाई देता है और एक अद्भुत विचार है। व्यक्तिवादी व्यक्ति को लेकर चला है, निरंकुशवादी राजा को उसने सबसे सारे अधिकार दे दिए और उसका ये मानना है कि ऐसा निरंकुश व्यक्ति ही ऐसे लोभी व्यक्तियों को नियंत्रित कर सकता है, उनको नैतिकता का पाठ सिखा सकता है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमने इसके समझौते के जो कारण हैं ये देख लिए। अब नेक्स्ट है समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति। प्राकृतिक अवस्था से छुटकारा प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हो गए और सभी मनुष्यों ने आपस में समझौता किया। जैसे कै खे गह गहण ये हैं, तो कै खे गह गहण का कै का समझौता बाकी सबके साथ हुआ है। तो कोई भी व्यक्ति समझौते से बाहर नहीं है। तो एक व्यक्ति ने अपने अधिकार ये कहते हुए कि मैं इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को इस शर्त पर अपने अधिकार दे रहा हूँ और अपने ऊपर शासन करने का अधिकार दे रहा हूँ कि तुम भी अपने अधिकार इस संप्रभु को सौंप दो और अपने ऊपर शासन करने का अधिकार इस संप्रभु को सौंप दो। तो इस तरीके से ऐसा करके सारे जन समुदाय ने समझौता कर लिया और एक संप्रभु जो राज्य है उसकी स्थापना हुई, जिसे कि हम राज्य या नगर कहते हैं। तो जो संप्रभु की बात करी है हॉब्स ने, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसने लेवायथन में स्पष्ट रूप से लेवायथा की बात करी है जो कि एक शासक है।
और वो सारी शर्तों से ऊपर है। तो हॉब्स का जो समझौता हुआ है ये व्यक्तियों के बीच का समझौता है, ये शासक और शासित के बीच का समझौता नहीं है। इसमें सभी व्यक्तियों ने समझौता करके अपने सारे अधिकार संप्रभु को दे दिए। तो इस तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट, अब जो समझौते के माध्यम से राज्य आया उसका स्वरूप क्या है। समझौते के माध्यम से ऐसा राज्य सामने आया जो कि दमनात्मक है, निरंकुश है ना। तो और उसका उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य यही है कि हॉब्स का ये मानना है कि व्यवस्थित और सभ्य समाज की स्थापना होनी चाहिए। एक निरंकुश शासक के हाथ में शासन शक्ति होगी तो सारे व्यक्तियों को नियंत्रित रखेगा। उनकी जो लालची प्रवृत्ति है, जो स्वार्थी प्रवृत्ति है, उन सब का नियंत्रण करेगा और उनको भय के आधार पर उन पर शासन करेगा। दूसरा, वह एक ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहता था जिसमें मनुष्य अपने सारे प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग कर दे और ये सारे अधिकार संप्रभु के पास चले जाए। तीसरा, समझौते द्वारा निर्मित राज्य व्यक्तियों को आश्वासन देता है कि वो उसकी बाहरी और आंतरिक रूप से सुरक्षा करेगा। बाहरी रूप से मतलब दूसरे देशों के से, और आंतरिक रूप से अपने घर में ही उनकी सारी सुरक्षा की गारंटी देता है। राज्य की संपूर्ण संप्रभु शक्ति एक व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय में निहित होगी और संपूर्ण व्यक्तियों की इच्छा एक इच्छा के रूप में उभर कर सामने होगी और वो एक इच्छा ही संप्रभु होगा। तो वो एक इच्छा जो है वो संप्रभु राज्य कहलाएगा। ये राज्य जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, हॉब्स ने निरंकुश राज्य की बात करी है। हॉब्स का ये मानना है कि हॉब्स का संप्रभु का जो आदेश है वो कानून से ऊपर है। हॉब्स के संप्रभु पे कोई कानून लागू नहीं होंगे, लेकिन जो वो आदेश देगा वो हर जनता मानेगी। तो उसका जो आदेश है वो कानून ही होगा, अलग से कानून नहीं बनेंगे, वही कानून होगा और वो न्यायपूर्ण होगा। जनता का एकमात्र कार्य संप्रभु के आदेशों की पालना करना होगा। तो समझौते के माध्यम से समाज और राज्य का प्रादुर्भाव हुआ। हॉब्स ने इस तरीके से सामाजिक समझौते के 6 चरण बताए हैं और एक संप्रभु राज्य के उदय की बात करी है। अब बच्चों, आगामी जो कक्षा है उसमें हम समझौते के जो भी विशेषताएं हैं उसका अध्ययन करेंगे।